सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सैंड कैसल के बारे में। ये कहानी है मैट वॉकर की, जिसने नए नए सेना को ज्वाइन किया है। उसे युद्ध का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं। तभी उसकी टीम को भेजा जाता है इराक एक वाटर पंप को ठीक करने के लिए। तब उसे युद्ध का असली मतलब समझ में आता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 2003 का दृश्य आता है, जब इराक में युद्ध चल रहा था। और अभी हम एक अमेरिकी सिपाही को देखते हैं जिसका नाम है मैट। मैट अपने बेस की तरफ घूम रहा है और एक गाड़ी के पास जाकर के अपने साथी से बात करने लगता है। तब हमें पता लगता है कि मैट 2001 में सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन उसका मकसद देश की सेवा करना नहीं बल्कि पैसे जुटाना था ताकि वो अपने कॉलेज की फी भर सके। और अभी भी मैट यहाँ नहीं रहना चाहता, वो बस छुट्टी की तलाश में है। लेकिन उसे अपने आप पे गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहता है कि वो एक सच्चा सिपाही बने, लेकिन चाह के भी वो अपने आप को एक सिपाही नहीं बना रहा। और एक दिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर अपने आप को सजा देने के लिए गाड़ी के दरवाजे को बार बार अपने हाथ पे मारता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। और मैट ने ऐसा इसलिए भी किया था ताकि उसे छुट्टी मिल जाए और वो घर वापस चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैट की उम्मीदों पे पानी फिर गया। एक तो उसे छुट्टी नहीं मिली और दूसरा उसे बताया गया कि अगले 2 साल तक उसे अब युद्ध में नहीं भेजा जाएगा। तब धीरे धीरे मैट निराश होने लगा। इसी बीच जब वो वापस आ रहा था तभी उसके हम एक साथी को देखते हैं जिसका नाम है कोल्ड। कोल्ड टैंक दिखाता है मैट को और बताता है कि देखो हमने इस पे क्या लिखा है। लेकिन मैट को इन सारी चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो जाने लगता है। तब कोल्ड उसे रोक करके कहता है कि जल्दी ही यहाँ पर युद्ध की शुरुआत होने वाली है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं पर रहना। अगर तुम युद्ध के बीच में आए तो शायद तुम बचो भी ना। लेकिन मैट इन बातों पे ध्यान नहीं देता। तभी उसके हाथ का प्लास्टर कटने लगता है। तब उसे पता लगता है कि उसे कुवैत वाले एरिया में भेजा जाएगा जहाँ पर युद्ध होने के चांसेस है। तभी डॉक्टर मैट से पूछता है कि तुम्हारे हाथों में अब कितना दर्द है, 1 से 10 के बीच में रेट करो। तब वो कहता है कि 10। तब डॉक्टर को लगता है कि इसके हाथों में बहुत दर्द है, इसीलिए उसे दवाइयाँ और बैंडेज देता है और बताता है कि उसे दवाइयाँ किस तरीके से खानी है। तब मैट कहता है कि मुझे कोई भी दवाइयाँ नहीं चाहिए। फिर डॉक्टर उसे समझाने लगता है कि दवाइयों को अपने पास रख लो। मैंने बहुत ऐसे सिपाहियों को देखा है और उन्हें टूटते हुए भी देखा है। युद्ध तुम्हें तोड़ कर रख देगा। तब मैट इस बारे में सोचता है और चला जाता है अपने साथियों के पास। तब हमें पता लगता है कि कल इन्हें शहर में जाना है जहाँ पर बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए सारे लोग आज रात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि कल इनके साथ क्या होगा। फिर जैसे ही सुबह होती है ये सारे लोग निकल पड़ते हैं शहर के लिए और वहाँ जाते ही इन पे हमला हो जाता है। मैट भी इनके साथ है। तब ये लोग एक घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन मैट का साथी जैसे ही आगे बढ़ता है सीधा एक गोली आकर के लगती है उसे। तब इन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर एक स्नाइपर भी है। फिर मैट बाकी टीम वालों को आगाह करने लगता है और वो स्नाइपर की लोकेशन भी बताता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में है, यहाँ से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पे। तभी मैट के पास आता है सार्जेंट चस्की और उसे कहता है कि अब तुम्हें ऊपर चढ़ना पड़ेगा और ध्यान से देखो जाकर के स्नाइपर कहाँ पे है। अगर मुझे पता हो कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है तभी मैं उसे मार पाऊंगा। तब मैट ऊपर चढ़ने लगता है। वो छत पे जाता है और वहाँ से ध्यान से देख करके चस्की को बताता है कि वो तीसरे वाले कमरे में है, वो भी राइट साइड पे। तब चस्की इस बात को सुनते ही गोलियां चलाने लगता है स्नाइपर पे, लेकिन स्नाइपर का कुछ भी नहीं होता और चस्की समझ जाता है कि वो इसे ऐसे नहीं मार पाएगा। फिर वो बुलाता है एक हेलीकॉप्टर उस होटल पे एयर स्ट्राइक करवाने के लिए। तब इस बात को सुनकर के मैट कहता है कि क्या ये ठीक है कि एक आदमी को मारने के लिए हम पूरे के पूरे इमारत को तबाह कर दे। तब चस्की कहता है कि हाँ, वरना वो हमारे हर एक साथी को मार देगा। तब मैट भी मान जाता है और जल्दी उस होटल पे एयर स्ट्राइक होती है। तब पूरा का पूरा फ्लोर तबाह हो जाता है और तब सारे सिपाही खुशियां मनाने लगते हैं कि आज उन लोगों ने बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराया। लेकिन इन सारी चीजों को देख करके मैट एक बार फिर से परेशान हो जाता है और अपने निर्णय के बारे में सोचता है कि उसका सिलेक्शन रिजर्व कोटा में हुआ था। वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए आया था आर्मी में और अब उसे इतनी सारी चीजें देखनी पड़ रही है। क्या उसका निर्णय सही था या गलत? वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है और देखते ही देखते 3 महीने का वक्त बीत जाता है। तब हम एक दुश्मन की लाश को देखते हैं जिसके पास मैट, चत्सी और इनका एक साथी इंजो है। इंजो इसकी तस्वीर खींच रहा है। तभी हम देखते हैं सार्जेंट हार्पर को, जो इंजो को कॉल करके कहता है कि उस डेड बॉडी की हमें जरूरत है, जितनी जल्दी हो सके उस बॉडी को लेकर के हमारे पास आओ। लेकिन इंजो हार्पर का मजाक बनाता है और ऐसे ही तस्वीरें खींचता है। लेकिन एक वक्त के बाद ये लोग लाश को गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। तब चत्सी जबरदस्ती मैट को भी अंदर बैठा देता है लाश के पास और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। तब थोड़ी देर के बाद मैट देखता है कि उस लाश के दोनों हाथ हिल रहे हैं। फिर वो डर जाता है, दरवाजा खुलवाता है और सबको कहता है कि आदमी अभी भी जिंदा है। तभी ये लोग देखते हैं कि फिर से उसके हाथ हिलने लगते हैं। तब सब अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं, लेकिन चत्सी को समझ में आता है कि ये बस बेड से नीचे फिसल रहा है। तब सारे लोग हंसने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं हार्पर को, जिसे उसका सुपीरियर बुलाता है और कहता है कि बगदाद में थोड़े समय पहले लड़ाई हुई थी जहाँ पर हमने बहुत सारी बॉम्बिंग की थी
और वहाँ का एक वाटर स्टेशन उड़ चुका है और अब वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम एक छोटी सी टीम बनाओ और अपने स्पेशल टीम को लेकर के जाओ बगदाद और उस वाटर पंप को ठीक करो। किसी भी हाल में वहाँ के लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस काम में तुम्हारी मदद करेंगे कैप्टन सिवर्सन। सीधा उसके पास जाकर के रिपोर्ट करो, वो तुम्हें सारी बातें समझा देगा। अब हार्पर के पास दूसरा कोई भी चॉइस नहीं होता, उसे कैसे भी इस मिशन पे जाना होगा। हार्पर घर जाना चाहता था, लेकिन जब तक अब यह मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता वो घर नहीं जा सकता। तब वो आता है बाकी अपने साथियों के पास और उन्हें पूरी बात बताता है कि इन्हें जल्दी एक स्पेशल मिशन के लिए जाना है। तब एंजो मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, गांव के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन जैसे ही चस्की राजी होता है, उसकी बात सुनने के बाद एंजो भी राजी हो जाता है। तब एक एक करके सारे सिपाही राजी होने लगते हैं और निश्चय करते हैं कि ये सब लोग जाएंगे उस गाँव में। लेकिन उससे पहले ये सब लोग कहते हैं कि हमें घर पे बात करनी है, उस गाँव में कुछ भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं मैट को, जो जाता है हार्पर के पास और कहता है कि गाँव पे जाना एक बुरा आइडिया हो सकता है। सारे गाँव वालों को पता है कि उस वाटर पंप को हमने ही उड़ाया था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होंगे, इतने दिनों से वहाँ पर पानी के लिए त्राही माम मचा हुआ है, वो अपना सारा गुस्सा हम पे उतारेंगे। तब हार्पर कहता है कि ऐसा नहीं होगा, जब हम उनके पंप को रिपेयर कर देंगे तब वही सारे लोग हमें शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन मैट उसकी बातों को नहीं सुनता और कहता है कि गाँव बहुत ही खतरनाक जगह है। तब हार्पर उसे धीरे धीरे समझाने लगता है और कहता है कि तुम बड़े पिक्चर को नहीं देख रहे, हमेशा रिजल्ट को देखा करो, बीच में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं को मत देखो, वो तुम्हें सिर्फ परेशान करेंगी। और अगली सुबह ये लोग अब यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तब इन्हें बताया जाता है कि इन्हें अपने सारे कॉन्वॉय को एक साथ रखना है, क्योंकि यहाँ पर बार बार आईईडी का अटैक होता है जो बहुत ही खतरनाक है। तब सारे लोग इस बात का ध्यान रखते हैं और चौकन्ना होकर के आगे बढ़ने लगते हैं। फिर बहुत देर सफर करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं गाँव में। तब वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है कैप्टन सिवर्सन से। सिवर्सन की पूरी टीम यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही लोग सिपाहियों को देखते हैं वो उनकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि सिपाहियों के पास एक बड़ा सा टैंकर है जिसमें पानी भरा है। सारे लोग पानी के लिए चिल्लाते हैं। तब तक सिवर्सन आ जाता है इन सारे सिपाहियों के पास। ये सब लोग बातें करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग अब अपना आपा खो रहे हैं। वो मारपीट पे उतर आते हैं पानी के लिए कि उन्हें पहले पानी मिल जाए। तब इन सिपाहियों को हमला करना पड़ता है इन पे, ताकि वो पीछे हटे और एक वक्त के बाद सारे लोग शांत हो जाते हैं। तब सिवर्सन इन्हें मिलवाता है महमूद से। महमूद ही इन्हें सारी जानकारियां देता है, इसीलिए वो चाहता है कि वो इन सारे लोगों से भी वाकिफ रहे, उन्हें भी जानकारियां दे। तब सारे लोग काम पे लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, सिवर्सन सबको बताता है यहाँ के बारे में कि जितना हो सके गाँव वालों से दूर रहना, सीधा अपना काम करो और काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ जाओ। हमें रोज अपना टैंकर भेज करके लोगों के लिए पानी मंगवाना है, क्योंकि अगर उन्हें पानी मिलता रहा तब वो शांत रहेंगे और एक वक्त के बाद हम गाँव वालों की मदद भी ले पाएंगे। तब जल्दी पंप ठीक होगा, रात को कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ की हम सारी बत्तियों को बंद करके रखेंगे। दूर ही एक स्नाइपर होता है जिसे अगर कुछ भी हलचल दिखी तो तुम लोगों को मार गिराएगा। फिर अगले दिन से सारी चीजें प्लान के मुताबिक चलने लगती हैं। हर रोज एक टैंकर जाता है बाहर और गाँव वालों के लिए पानी लेकर के आता है। और पानी लेने के लिए अब हार्पर और मैट गए हुए हैं बेस पे। तभी उनकी बात होती है इंजीनियर से और इंजीनियर कहता है कि कम से कम 6 सप्ताह का वक्त लगने वाला है, उससे पहले पंप कभी भी ठीक नहीं होगा। अगर उससे पहले पंप को तुम्हें ठीक करवाना है तो हमें गाँव वालों की मदद लेनी पड़ेगी। तब हार्पर कहता है कि हमारी प्लानिंग यही है, बहुत ही जल्द गाँव वाले हमारी मदद के लिए आएंगे, तब हम इस काम को जल्दी निपटा पाएंगे। लेकिन रोज इनका वक्त जाया हो रहा है पानी लाने और ले जाने में, क्योंकि जैसे ही वो बेस पर आते हैं 4 घंटे सिर्फ उन्हें लगता है टैंक को फिल करने में। तब वो वापस जाकर के फिर पानी बांटने लगते हैं, जिसमें बहुत सारा वक्त लगता है, लेकिन इन्हें कैसे भी करना पड़ेगा क्योंकि गाँव वाले प्यासे हैं और आज का पानी भर चुका है। तब ये लोग गाँव की तरफ वापस जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पे जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि इनके पीछे एक गाड़ी आ रही है। तब हार्पर अपने साथियों को कहता है कि वो गाड़ी रोके और गाड़ी रोक करके वो जाते हैं पीछा करने वाली गाड़ी के पास और आदमी को बाहर आने के लिए कहते हैं। फिर वो आदमी बाहर आता है और अपनी भाषा में कुछ बोलता है। तब हार्पर महमूद से पूछता है कि वो क्या कह रहा है। तब महमूद समझाता है कि उसकी बच्ची बीमार है जो गाड़ी के अंदर ही है, इसीलिए वो बच्ची को लेकर के जा रहा है अपने एक रिश्तेदार के पास जो इसका इलाज कर सकती है। फिर ये लोग पूरे कार की तलाशी लेते हैं, लेकिन इन्हें अंदर कोई भी हथियार नहीं मिलता। तब चस्की कहता है कि मुझे इस आदमी पर भरोसा नहीं है, हमें इसे गिरफ्तार करना चाहिए और दे देना चाहिए एसएफ कमांडो को, वो इससे पूछताछ करेंगे। लेकिन हार्पर कहता है कि नहीं। वो इस आदमी के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी बच्ची का उपचार करवा सके। लेकिन आदमी अपनी भाषा में कहता है कि हमें तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है और इतना कहते ही यहाँ से निकल जाता है। तब ये लोग पहुँचते हैं गाँव के अंदर और सबको पानी बांटने लगते हैं। हार्पर जो बातें कहता है महमूद वो सारी बातें ट्रांसलेट करके लोगों को बताता है। हार्पर कहता है कि रोज सुबह 10 बजे वो लोग वाटर टैंक को लेकर के आएंगे और किसी को भी टैंक के पास आने की जरूरत नहीं है, ये
ये पानी को हर एक घर में ला करके देंगे। तब लोग खुश हो जाते हैं। तब हार्पर कहता है कि हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है, जो भी हमारी मदद करेगा हम उसे हर रोज के हिसाब से पैसे देंगे। वाटर पंप को बनाने में आपकी मदद चाहिए, हमारे इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं, अगर आप लोग साथ देंगे तब काम कहीं जल्दी निपट जाए। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद लोग शांत हो जाते हैं और कोई भी इनके पास नहीं आता, जो बात इन्हें बहुत बुरी लगती है। लेकिन कैसे भी ये लोग पहुंचते हैं वाटर पंप के पास। तब इंजीनियर इनसे पूछता है कि लोग कहाँ हैं, हमारे पास बहुत कम लोग हैं, ऐसे हम काम को जल्दी पूरा नहीं कर पाएंगे, हमें गाँव वालों की मदद चाहिए। तब हार्पर इंजीनियर को समझाता है कि हम जो कर सकते थे हमने किया, अब हमें नया रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं मदद के लिए, मैं कल जा रहा हूँ सिवर्सन के पास, वो हमें कोई रास्ता बताएगा। फिर हार्पर पहुंचता है सिवर्सन के पास और सिवर्सन कहता है कि अब हमारी मदद यहाँ का शेख कर सकता है, उसकी बात को गाँव वाले नहीं टालेंगे, हमें उससे ही बात करनी पड़ेगी। तब ये सारे लोग जाते हैं शेख के पास और उसे कहते हैं कि इन्हें गाँव वालों की मदद चाहिए, लेकिन गाँव वाले इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। महमूद इन सारी बातों को ट्रांसलेट करके बताता है शेख को। तब शेख कहता है कि अगली बार से कोई भी अमेरिकी सिपाही मेरे घर पे नहीं आना चाहिए, इससे मेरा भी इमेज खराब होगा। फिर हार्पर कहता है कि शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा, हम लोग यहाँ पर आपकी मदद के लिए हैं, गाँव वालों को पानी नहीं मिल रहा, इसीलिए हम वाटर पंप को ठीक कर रहे हैं ताकि गाँव के हर एक व्यक्ति को पर्याप्त पानी मिल सके, हमें आपकी मदद चाहिए। तब शेख कहता है कि अगर हमने अमेरिकियों की मदद की फिर उसके बदले हमें अपनी जान देनी पड़ेगी, हम सबको गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन हार्पर ऐसे ही बात करते रहता है शेख से, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बाद भी शेख नहीं मानता। हार्पर यहाँ तक कहता है कि हम अपने सिपाहियों को यहाँ पर रात में भी लगाएंगे, किसी भी गाँव वाले को कोई समस्या नहीं आएगी, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन शेख नहीं मानता। तब ये लोग वापस आ जाते हैं और हर रोज की तरह गाँव वालों को पानी बांटने लगते हैं। तभी मैट के पास कादिर नाम का एक आदमी आता है जो यहाँ के स्कूल का हेडमास्टर है। वो इनसे आग्रह करता है कि पहले इन्हें पानी स्कूल में देनी चाहिए, स्कूल में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अगर पानी ही नहीं होगा तो कोई कैसे पढ़ाई लिखाई करेगा। तब मैट कहता है कि अगले दिन से हम कोशिश करेंगे कि पहले पानी हम आपके स्कूल में भिजवा सकें। लेकिन अब बाकी सिपाहियों को खुद मदद करनी पड़ती है वाटर पंप को बनाने में, क्योंकि कोई भी गाँव वाला उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। तब हार्पर, चस्की और मैट सारे लोग मदद करते हैं। वो हर रोज पानी लाते हैं और पानी लाने के बाद पंप के काम में लग जाते हैं। लेकिन एक दिन जब वो पानी लेकर के आ रहे होते हैं तभी उन पे दुश्मनों का हमला हो जाता है। इन पे अंधाधुंध दुश्मन गोलियां चलाते हैं और उनकी गोलियां आकर के लग जाती हैं इनके टैंक में और सारा का सारा पानी बहने लगता है। तब मैट सबको बताता है कि आखिर कौन सा दुश्मन कहाँ पे है और ये लोग दुश्मनों को मार गिराते हैं। फिर टैंक को रिपेयर करते हैं और दोबारा पानी लेकर के पहुंचते हैं गाँव में। लेकिन जैसे ही लोग पानी लेने के लिए आते हैं एक बार फिर से दुश्मनों का इन पे हमला हो जाता है। यह हमला बहुत ही तेज है। वो फिर से टैंक में छेद करते हैं और इस गोली में बहुत सारे गाँव वाले भी मारे जाते हैं और उसके साथ साथ चस्की को भी गोली लगती है। लेकिन अंततः ये लोग फिर से दुश्मनों से पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन सब की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। इसी बीच जब रात में मैट टैंक को ठीक कर रहा होता है तभी उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। तो वो जाके देखता है कि कादिर उसे बुला रहा है। कादिर कहता है कि अभी भी स्कूल में पानी नहीं आ रहा, अब कहीं हमें स्कूल को बंद करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि कल आप पानी सबसे पहले वहाँ पहुँचाए। तब मैट कहता है कि यह काम आसान नहीं है, पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है। तब कादिर कहता है कि अगर आपने स्कूल में पानी पहुँचाया तो मैं खुद पंप के काम के लिए आऊंगा कुछ लोगों को लेकर के। तब इस बात को सुनते ही मैट जाता है सिवर्सन के पास और उसे पूरी बात बताता है। तब सिवर्सन कहता है कि ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इस तरीके से हम गाँव वालों की ओर करीब जा पाएंगे। तब ये लोग अगले दिन ही पानी पहुँचाते हैं स्कूल में और कादिर कुछ लोगों को लेकर के पहुँचता है वाटर पंप के पास। कादिर के साथ उसका भाई भी है जिसका नाम है आरिफ। ये सारे लोग इनकी मदद करने लगते हैं और इस बीच इन सबको एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है। पहली बार ये लोग इराकियों को इतने करीब से जानते हैं। आरिफ बहुत ही मन लगा के काम करता है। वो बताता है कि अगले 3 दिन में वो नए पंप को भी रिपेयर कर देगा। लेकिन अगले दिन कोई भी इराकी यहाँ पर नहीं आता, ना ही कादिर और ना ही उसका भाई आरिफ। तब ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर लोग आए क्यों नहीं और वापस जाते हैं गाँव की तरफ। तब ये लोग देखते हैं कि कादिर को उल्टा लटका के जला दिया गया है, उसकी लाश ऐसे ही पड़ी हुई है। यह मंजर बहुत ही भयानक है जिसे देख करके सारे गाँव वाले डर गए हैं। तब ये लोग आ जाते हैं वापस। लेकिन आरिफ आता है इनके पास और सिवर्सन को बताता है कि मैं जानता हूँ दुश्मन कहाँ पे है। वो मैप पे उनकी लोकेशन बताता है और ये भी बताता है कि उनके पास कितने सारे हथियार हो सकते हैं। तब सिवर्सन अपनी पूरी टीम को तैयार करता है और कहता है कि हम रात में ही हमला करेंगे। जैसे ही रात होती है ये सारे लोग पहुंच जाते हैं दुश्मनों के ठिकाने पे और एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं और ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और इनके पास अब दुश्मनों के हथियार भी है। लेकिन जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तभी इन पे हमला होता है और इनके 2 साथी घायल हो जाते हैं, इंजो और बर्टन। इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तब सिवर्सन यहाँ पर तुरंत हेलीकॉप्टर बुलवाता है और इन दोनों को वापस भेज देता है ताकि इनकी जान बचे। लेकिन कुछ भी हो जाए ये लोग अपना काम नहीं छोड़ सकते। अगले दिन सारे सिपाही पहुंचते हैं वाटर पंप के पास। तभी ये देखते हैं कि आरिफ दोबारा आ रहा है काम के लिए और वो अपने साथ कुछ और लोगों को भी लेकर के आया है और इस चीज को देखते ही सारे सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सारे लोग
काम करने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि इनके बीच ही एक दुश्मन छुपा हुआ है जो अपने साथ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव लाया है। इस बॉम्ब का इस्तेमाल करके वो अपने आप को तो मारता ही है, उसके साथ साथ इन्होंने अब तक जितना भी वाटर पंप पे काम किया था उन सबको भी तबाह कर देता है। आरिफ की मौत होती है और बहुत सारे अमेरिकी सिपाहियों की भी, लेकिन अभी भी मैट और हार्पर जिंदा है। हार्पर तुरंत यहाँ पर मेडिकल हेल्प बुलवाता है ताकि वो बचे हुए लोगों की जान बचा सके, और इन्हें एहसास होता है कि अब इनकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। पंप को बनाने में बहुत वक्त लगेगा क्योंकि काम की शुरुआत अब जीरो से करनी पड़ेगी। तब सारे लोग अपने बेस पे वापस आ जाते हैं और इनकी मुलाकात होती है अपने सीनियर से, जो हार्पर को कहता है कि हम तुम्हें छुट्टी दे रहे हैं, तुम अपने घर वापस जा सकते हो। और उसके साथ साथ वो मैट को भी 3 सप्ताह की छुट्टी देते हैं। तब मैट कहता है कि वो यहीं पर रुकना चाहता है, लेकिन हार्पर उसके बात को काट करके कहता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। तब मैट भी मान जाता है और जल्दी ये लोग मैट को छोड़ने जाते हैं एयरफील्ड पे। तब मैट अपने सीनियर से सवाल जवाब करने लगता है कि आज का दिन कैसा है। तब उसका सीनियर कहता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है एक नई शुरुआत के लिए, तुम्हें वही करना चाहिए। तब इन बातों को सुनने के बाद मैट यहाँ से निकल पड़ता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।